जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 25 जुलाई 2017 में जो आपका एमपी फॉरेस्ट और जेल पेरी का एक साथ एग्जाम हुआ था, इसकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी जो भी 15 शिफ्ट हुई है इनका हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। अब बची 9 शिफ्टों का सॉल्यूशन भी हम जल्द ही करवा देंगे। तो देखिए, आज हमारी 16वीं शिफ्ट है। तो इसमें देखिए 25 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ के। तो ये रहा पहला क्वेश्चन मैथ का, ये आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, इसमें हमें बताना है कि गलत पद क्या है। संख्या श्रेणी में गलत पद क्या है। तो यहाँ संख्या क्या दी गई है, 1, 4, 27 और फिर उसके बाद 258, 3125 और 46,656 और दिया गया 82, 8,23,000, 8,23,543 दिया है। कितना दिया, 543 दिया हुआ है। इसमें बताना है कि संख्या श्रेणी में कौन सा पद गलत है। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो इनके यहाँ तक ही गलत होगा ना, 31-25 तक। क्योंकि ऑप्शन में देखिए 31-25 दिया है और उससे छोटी सा भी दी है, मतलब इतनी ही दूर में क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी चलेंगे तो इससे ज्यादा दूर जाना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है 2 का वर्ग, तो दिख रहा होगा आपको। ये 1 की घात 1 होगी और ये 3 की घात क्या होगी, 3 होगी। ये 4 की घात 4 होना चाहिए था और ये 5 की घात 5 है। और ये देखिए 5 की घात क्या है, 5 है और ये 6 की घात क्या है, 6 है। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए 1 की घात तो 1 सही है, 2 की घात 2 4 है, 3 की घात 3 कितना है, तो 27 है। और 4 की घात 4 करते तो 256 आता है। कितना आता, 4 की घात 4 करते 256 आता है। क्योंकि 4 का घन कितना होता है, 4 की घात 3 होती है, 64 होता है। और जब इसमें 4 का इंटू करेंगे तो 256 होता है। 64 को कितना होता है, 256 होता है। तो यहाँ क्या आना था, 256 आना था। अर्थात हमारा ये वाला पद क्या है, गलत है। यही पूछा कि गलत पद कौन सा है, तो 258 गलत पद है। देखिए इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है, जैसे कि द्विघात समीकरण दिया है, उसके जो समीकरण दिया है इसके मूल बताना है कि कौन कौन से इसके मूल है। तो देखिए हमें समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर से 0। तो यहाँ ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। तो देखिए एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेंगे और माइनस में x लेंगे। देखिए इसे जब इसमें से ये प्लस में रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस में से प्लस वाला घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। और 2 एकम 2 का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। ये देखिए -2 हो गया, बराबर से 0 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए कॉमन लेंगे x और इसके अंदर क्या बचा है, x -2 बच गया है, प्लस यहाँ क्या बचा है, इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्योंकि कॉमन तो लेना है हमें। ये आपके सामने बचा अंदर क्या, x -2 बच गया है, बराबर से 0 है। अब इनमें से देखिए क्या लेंगे, x -2 कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा, x प्लस 2, x प्लस क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, बराबर से क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अभी एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x -2 बराबर से 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर से 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक बार रखेंगे x प्लस 1 बराबर से 0, तो ये क्या होगा, उधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये माइनस का हो गया एक मूल और एक हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है 2 और -1, इसका क्या होगा, राइट आंसर होंगे। इसके दोनों मूल कौन से होंगे, 2 और -1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक बनाते हैं तो क्या बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आयत बनाते हैं, आयत बनाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज आपका कैसा होता है, तो समांतर चतुर्भुज लगभग आपका इसी तरह का होता है। देखिए इस तरह का होता है ना, तो ये थोड़ा सा आड़ा बन गया पर समझिए, ठीक है। आपका समांतर चतुर्भुज लगभग इसी तरीके से होता है। देखिए डबल से बना देता हूँ, ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज, ये है आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखिए इसमें क्या होते हैं, विकर्ण इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। और बोला गया है, तो आप सभी को पता है कि जब समांतर चतुर्भुज होता है तो यहाँ क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो यही तो पूछा गया है कि जो समांतर चतुर्भुज के कोण के समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके समद्विभाजक ये हो गए, ठीक है। ये वाला कोण, इसके ये वाला कोण, ये क्या हो रहा है, दो भागों में विभाजित हो रहे हैं ना, तो यही समद्विभाजक कहलाता है। अब इसके द्वारा देखिए ये क्या होगा, ये जब 19 का होगा तो ये हमने माना कि ये भी अल्फा कोण हो गया, ये भी अल्फा कोण हो गया।
ये ले लिया हमने, क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। ये वाले कोण क्या ले लिए, बीटा ले लिए, क्योंकि एक दूसरे के बराबर ही होते हैं जब बढ़ते हैं, तो आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो ये बीटा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा अल्फा हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, इन दोनों का आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 बीटा, और इनका योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। इसका योग कितना होता है, 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, बराबर से 180 हो गया। ये पूरे कोण की बात चल रही, ठीक है। ये पूरे कोण के हमने लिया, और ये पूरे कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यही रखे ना, 2 अल्फा हो गए और 2 बीटा हो गए, बराबर 180 रख दिया। 2 को उसके नीचे ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, तो 90 निकला है। क्योंकि जब इसके बेटे में ले जाएंगे तो 2 से काटेंगे तो 90 बार चले जाएगा। तो ये दोनों का योग कितना है, अल्फा और बीटा का योग 90 है। तो इसके सामने वाला कोण भी कितना का होगा, 90 का होगा। यही आपको बताना था कि एक 90 अंश का कोण, देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ठीक है। ये 90 अंश का कोण बन गया है, क्या बन गया है, तो ये आपका क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। ये भी क्या होगा, सभी 90 अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे, और ये भी 90 अंश के होंगे। तो देखिए जिस अनुसार आपको बोला था, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 90 अंश 90 अंश। अब इसमें आयत कैसे बना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ आयत कैसे बना है। ये देखिए यहाँ पर 90, आयत क्या होता है आपका, इस तरह का होता है ना, आयत एकदम चौकोर और लंबा थोड़ा सा, ठीक है। ये आयत होता है, आयत होता है। इसमें क्या होता है, देखिए 90 90 अंश के कोण सभी बन रहे हैं। तो जब इसको खोलेंगे, इसके जो समद्विभाजक कोण है, मतलब इसको बाहर निकालेंगे, तो एक कोण ऐसा रखाएगा तो ये 19 का हो गया, एक कोण इधर रखाएगा तो ये 19 का हो गया, एक कोण यहाँ रखाएगा तो ये 19 का हो गया, और एक कोण ये रखाएगा तो ये 19 का हो गया, ठीक है। इसके अलग अलग टुकड़े निकालेंगे तो। और यहाँ देखिए इसमें, अब देखिए ऑप्शन के अनुसार चले तो समलम चतुर्भुज होता है क्या, समलम चतुर्भुज कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे समलम चतुर्भुज बनता है। तो ये थोड़ी होगा, क्योंकि इसमें भुजा क्या है, देखिए यहाँ वाली भुजा अलग है, ये वाली भुजा अलग होती है, ये वाली भुजा अलग होती है, परंतु इसमें समांतर में क्या होती है, 2 समांतर होती है, और ये भी समांतर होती है। तो ये वाला तो बनेगा नहीं, ठीक है। और देखिए अब बात हुई वर्ग, वर्ग बनेगा क्या, देखिए वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है, पर समांतर चतुर्भुज में 2 भुजा क्या होती है, लंबी होती है, और 2 छोटी होती है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में भी क्या होता है, चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसमें देखिए ये 2 लंबी भुजा हो जाएगी, ये छोटी भुजा हो जाएगी, 90 90 अंश के कोण बन जाएंगे, अर्थात इसमें क्या बनेगा, आयत बनेगा। यही हमको बताना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने पूछा गया है, बोल रहा है समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, उसकी भुजाओं की संख्या बताना है। देखिए अंतःकोण माना कि हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, अंतःकोण क्या मान लिया, x मान लिया, और बाह्यकोण क्या मान लिया, बाह्य मान लिया। इसका क्या हो गया, अंतर क्या बोल रहा है, 60 है। दोनों का अंतर कितना है, 60 है। परंतु आप सभी को पता है, जैसे कि मैं बताऊं, ये देखिए अंतःकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है। जैसे ये रहा, ये कितने का हो गया, आयत, ये जब आयत है तो ये तो 19 का होता है, सभी को पता है। और ये बाह्यकोण, देखिए बाह्यकोण भी कितना का, 19 का होगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि 180 की लाइन होती है। 180 का मतलब होता है कि अंदर और बाहर वाले कोणों को मिला के 180 होता है। तो अंतःकोण और बाह्यकोण का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये अंतःकोण हो गया माइनस प्लस बाह्यकोण, इन दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। अंतःकोण और बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया, इसको काट देंगे तो यह अंतःकोण क्या हो गया, 2x, x हमने माना अंतःकोण, ये टोटल जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, और x बराबर से कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। ये हमारा एक अंतःकोण निकला है। और अंतःकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बाह्यकोण कितना होगा, बाह्य बराबर से 60 होगा, जब भी तो दोनों का योग 80 होगा। अब बाह्यकोण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो बाह्यकोण निकालने के लिए फार्मूला होता है, बाह्यकोण निकालने के लिए बाह्यकोण बराबर से होता है 360 बटे में n। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है। तो हमें तो बाह्यकोण तो पता है, बाह्यकोण कितना है, 60 है, और 360 दिया हुआ है, और n हमें भुजा निकालना है, तो हम n को उधर भेज देंगे, और ये 360 हो जाएगा, बटे में क्या हो गया, 60 हो गया। जब इसे काटेंगे तो ये कितनी बार, 6 बार चले जाएगा, तो n क्या निकल जाएगी, भुजा 6 निकल जाएगी। इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। यदि आप लोग इतना नहीं करना चाहते तो आप देखिए अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर कितना बोला है, 60 अंश बोला है।
मतलब आप अपने दिमाग से सोचिए कि दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब इसका अंतर बोला गया 60 है तो कुछ ना कुछ तो आप ये मान सकते हो, जैसे 120 और 60 मान लेते हैं डायरेक्ट सोच के, तो 120 और 60 में 60 का अंतर होगा और योग भी कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। बस इसी प्रकार से बाहर कोण को रखते से 360 के नीचे भुजा निकल आती। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है P और Q किसी कार्य को एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q क्या बोला है कि एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R एक साथ उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, Q और R उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और P और R एक साथ उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। P और R उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है कि पी क्यू आर एक साथ कार्य करते हुए उसे कितने दिन में कर सकते हैं, मतलब तीनों मिलके कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम लेंगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आया, यहाँ पर 60 आएगा। और जब ये दो दो बार लिखे जाते थे, पी और पी 2 बार हो गया, क्यू क्यू 2 बार हो गया, आर आर 2 बार हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, जब एलसीएम जो निकलता है उसमें 2 का गुणा करते हैं तो टोटल कार्य निकलता है। ये 2 का गुणा करे तो ये टोटल कार्य कितना निकला, यहाँ पर 120 निकला है। कितना कार्य निकला, 120। इतना आपको ध्यान रखना है कि 2 बार लिखा है तो एलसीएम जो लेंगे टोटल कार्य जो होगा निकालने के लिए उसमें 2 का गुणा करेंगे एलसीएम में। अब देखिए पी की कार्य क्षमता हेडेंगे, तो पी की कार्य क्षमता हेडने के लिए मैंने आपको बताया हूं पहले भी कि जो पीपी वाले होते हैं, जिस भी उसमें पीपी होते हैं उनकी कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं और जो पी नहीं होता उसमें से माइनस कर लेते हैं। पहले इनकी निकाल लेते हैं दोनों की कितनी कार्य क्षमता है, तो 60 में भाग देंगे, इससे चलेंगे। ठीक है, अभी तो अब आपको 60 से चलना है। टोटल जब लास्ट में बात आएगी तो लास्ट में आपको 120 से काम करना है। ठीक है, अभी तो आपको ये 60 से ही चलना है। 60 से देखिए कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 बार, और ये जाएगा इसमें कितनी बार जाएगा, तो ये चले जाएगा 4 बार। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करेंगे, जैसे P वाला निकालना, तो P इसमें है और P इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और इससे को घटा देंगे। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 घटा देंगे तो ये 6 क्या है, P की कार्य क्षमता निकली आई है। अब हम Q की निकालेंगे, तो Q की कार्य क्षमता निकालने के लिए Q वाले जोड़ लेंगे। तो देखिए Q इसमें है, Q इसमें है, मतलब 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। Q की कार्य क्षमता कितनी हुई, 4 हो गई। अब R की निकालेंगे तो R और R वाले जोड़ लेंगे, मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे। तो R की निकालना हो तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7, और इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो R की कितनी निकली, 2 निकली। टोटल कार्य क्षमता कितनी निकली है, तो देखिए 8 कर लेते हैं, तो 6 4 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। अब पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य क्षमता से तीनों मिल गए हैं, तीनों का 8 कर है, तीनों की कार्य क्षमता, ये टोटल कार्य कितना होगा, 120 होगा ना, क्योंकि इन सभी ने 2 बार कार्य किया है। ठीक है, तो कितना होगा, 120 को कितने दिन में करेंगे, तो इससे काटेंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 10 बार चले जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या आएगा, 10 दिन इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 10 दिन यहाँ पर राइट आंसर 4th नंबर पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब होता है 1 से लेकर 20 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको जोड़ना है और जितनी संख्या उससे बटे में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो कितनी होती है, 2 होती है। अभाज्य संख्या का मतलब आप सभी को बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें स्वयं खुद का भाग जाता हो, स्वयं का, और किसका भाग जाता हो, 1 का भाग जाता हो। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाता हो, मतलब जिस भी संख्या में 2 का भाग जाता हो, 2 चीज का सिर्फ, यानी कि स्वयं का और 1 का, 2 अंकों का भाग जाता हो, सिर्फ वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या समझ गए ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 2 को लेंगे तो 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 2 का ही जाएगा, तो सबसे छोटी क्या हो गई, अभाज्य संख्या 2 हो गई। परंतु 1 को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 1 में तो 1 का ही भाग जाता है और स्वयं का मतलब 1 ही का ही भाग जा रहा है ना, दूसरी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या नहीं होती है। और यहाँ देखिए 2 में कितना जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, और 3 में देखिए 3 में भी 3 का ही जाएगा और 1 का ही जाएगा। अब देखिए हमेशा इतना ध्यान रखना है कि 6 का जो टेबल होता है, 6 का पहाड़ा, उससे पहले एक या तो अभाज्य संख्या होगी या तो उससे बाद में एक अभाज्य संख्या होगी। इतना ध्यान रखना आपको, जैसे कभी बोले अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इतना ध्यान रखना कि 6 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, उसके आजू बाजू वाली संख्या देख लेना है, तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। परंतु ऐसा नहीं कि हर बार हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए 24 लिए, माना कि हमने 24 लिए, 24 के बाद में क्या आता, 25 आता,
तो 25 का अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, 25 में 5 का भाग चले जाता है। जैसे 6 से पहले 5 हो सकती है तो 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 हो सकती है एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। हमेशा क्या होता है, बस 6 के टेबल के एक पहले या बाद में अभाज्य संख्या आती है। तो देखिए अब इसके बाद क्या आएगा, 5 हो जाएगी, इसके बाद होगा 7 हो जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। हमें 20 से छोटी लाना है, 20 के बीच में, तो 13 हो गया, फिर इसके बाद 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये 20 तक है। 20 तक टोटल कितनी हो गई, तो 8 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 8 हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब 8 से भाग देंगे, उनका योग करेंगे पहले। तो देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 11 28 हो गया, 28 और 13 41 हो गया, 41 और 17 कितना हो गया, 58 हो गया, 58 और 19 कितना हो गया, 77 हो गया। ठीक है, ये 77 हो गया। 77 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 नाम 72 होता है। बचा कितना यहाँ पर, 8 नाम तो 72 हो गया, बच गया कितना है यहाँ पर 5, और बटे में 8 से उसमें भाग देंगे तो ये आंसर होगा 9 सही। 5/8 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए ए की बोला गया है कितने दिन में, 9 में। बी को बोला गया है 18 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे कितना आया, 18 आया। ये 2 से जाएगा, ये 1 से जाएगा। अब दोनों की कार्य क्षमता ऐड कर लेंगे, कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब दोनों का कार्य से भाग दे देंगे, दोनों की क्षमता से पूरे कार्य में भाग दे देंगे। दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो ये 6 दिन में दोनों क्या करेंगे, उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 6 दिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई की, मतलब 275 मीटर लंबी ट्रेन है और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई इतनी है, इतने ही लंबे प्लेटफॉर्म, समान लंबाई के बोल रहे हैं, समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया हूँ, चाल बराबर से हमेशा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये होता है। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, यही दूरी होगी ना। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, 275 हो गई। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। कभी भी दूरी रहेगी तो जुड़ेगी, इतना ध्यान रखना। दोनों जुड़े जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, 275। तो 275 ये ट्रेन की लंबाई हो गई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। समय कितना दिया हुआ है, 33 सेकंड दिया है। बराबर से चाल की याद करना है तो चाल हम मान लिए 1 से, और इंटू में क्या है 5/18 होता है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बस ये 5/18 भी इस तरह लिखा रहता है। आपको इसी फार्मूले से पूरे ट्रेन के सवाल में करवा दूंगा, जब आपका ट्रेन का चैप्टर लाऊंगा ना, तो आपको इसी सवाल से, इसी एक सूत्र से पूरा ट्रेन खलास करा दूंगा। ठीक है, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 550। ठीक है, कितना हो गया, 550 बटे में 33, और इधर कितना है यहाँ पर, तो ये है x और 5/18 है। ठीक है, ये है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो कटिए आगे ना, 11 से काटेगा 3 बार चले जाएगा, ये 11 से 5 बार चले जाएगा, और यहाँ कितना है, एक शून्य लगा है, तो ये 5 से क्या हो गया, 5 से 5 कट आएगा, ये कट आएगा 6 बार। ठीक है, ये 6 बार कट आएगा ना 3 से। अब यहाँ एक शून्य बचा है, जब 6 इधर आके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 बचा है, शून्य नहीं बचा है, 10 बचा है यहाँ पर, नहीं तो शून्य करके उसको शून्य कर दे। ये तो यहाँ पर क्या बच गया, 10 बचा है, तो 10 में आके 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और बराबर से एक से क्या थी, चाल माने थे, और इसकी वैल्यू कितनी निकली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकली। इसका राइट आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। माना कि इसका लागत मूल्य कितना होगा, 100 होगा कभी भी। ठीक है, इससे कितने रुपए अधिक कर रहा है, 120 रुपए। ठीक है, लाया कितने में, 100 रुपए में लाया है, लगी उसकी मेहनत, जो लगा पैसा जो भी है, लागत मूल्य अब खरीदा हुआ, तो वो क्या होगा, 100 रुपए। उससे मूल्य उसने पन्नी पे कितना ज्यादा लिख दिया, आपको जो पन्नी आती है ना, पन्नी, उस पर ज्यादा उनने लिख दिया 120 रुपए। कितना लिख दिया, 120 रुपए। ठीक है, परंतु उस पर भी कुछ छूट देता है, इस पे कुछ छूट दिया, और उसको कितने का लाभ हुआ, 8% का लाभ हो गया। कितने का, 8% का लाभ हो गया। 8% का लाभ हुआ, मतलब कि उनने कितने में बेचा होगा, 8% मतलब 108 रुपए में बेचा होगा ना, कितने में बेचा होगा,
100 पे कितना हुआ, 8 रुपए का लाभ हुआ, तो उन्हें 8% ही होगा, 100 का 8 होगा ना, तो 108 में बेचा होगा। और यही कितने की छूट मिली इसको, तो देखिए 120 रुपए पर, कितने पर उन्हें 120 रुपए पे कुछ छूट दिया होगा ना, 120 पे छूट दिया होगा, कितने की 12 रुपए की छूट दिया ना, 120 पे कितने की 12 रुपए की छूट दिया है इंटू 100। तो देखिए इस पे छूट दिया अंकित मूल्य में 12 की, तो ये कितनी बार 10 बार चले जाएगा, इस 10 से काटेंगे 10 बार चले जाएगा, मतलब छूट कितनी मिली है, 10% की छूट मिली है। 10% की छूट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, एक ट्रेन पूर्वाह्न 5 बजे पटना से निकलती है। ये देखिए ये पटना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पटना हो गया, और यहाँ से निकलती है, ठीक है, पटना से निकलती है, और पूर्वाह्न। अब पूर्वाह्न का मतलब आप नहीं समझ पाए तो क्या इंग्लिश देख लेना। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, AM दिया है। AM का मतलब सभी समझते हैं सुबह की बात हो रही है, तो ये देखिए 9 बजे सुबह AM को पहुंच जाती है, क्योंकि हिंदी में ये पूर्वाह्न और अपराह्न और ये सब समझना मुश्किल होता है। तो आप क्या समझे, AM जो होता है वो 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक होता है, और 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक PM होता है, ठीक है। पटना से जाती है पटना से जाती है और कहाँ पहुंच जाती है, वाराणसी चली जाती है 9 बजे, ठीक है। ये क्या हो गई, ये वाराणसी हो गया, ठीक है, ये वाराणसी हो गया, ये हमने ले लिया, वाराणसी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वाराणसी हो गया। ये इतनी क्या है, जाती है, तो हम क्या ले लेते हैं, जो पहली ट्रेन है वो 5 बजे से निकल रही है और 9 बजे चली जा रही है, कहाँ, 9 बजे पहुंच जा रही है, मतलब इसको क्या लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। अब बोला है कि 6:30 बजे वाराणसी से एक ट्रेन निकलती है, बनारस से एक ट्रेन कितने बजे, 6:30 बजे निकलती है, और ये इसोर आती है, ठीक है, इसोर आती है, और ये कब पहुंच जाती है, यहाँ पर 10 बजे पटना पहुंच जाती है। इसको कितना समय लग रहा है, तो 3.5 घंटे समय लग रहा है, ठीक है। तो दोनों का समय कितना लग रहा है, तो देखिए दोनों का समय लग रहा है 4 घंटे का, और ये लग रहा है इसको 3.5 घंटे का, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो गया 7/2 हो गया, ठीक है, 7/2 हो गया, तो ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 8 और 7 का अनुपात क्या का निकला है, समय का निकला है, मतलब इनका समय कितना लग रहा है, 8 और 7 के अनुपात में लग रहा है, ठीक है। और अब जब समय होता है 8 और 7 के अनुपात, तो समय का अपोजिट क्या होता है, चाल का रेशो होता है, तो चाल का रेशो कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। चाल और समय का रेशो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये क्या होगा, 7 और 8 का रेशो चाल का हो गया, मतलब 7 की चाल से अगर ये चल रहा होगा, 7 की चाल, ये अनुपात में है, तो क्या हो गया, हम अभी इसी से चलेंगे, 7 की चाल से चल रहा होगा, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 28 किलोमीटर चलेगा, मतलब इतनी दूरी क्या हो गई इसकी, 28 हो गई ना, टोटल कितनी दूरी हो गई है, 28 किलोमीटर हो गई, हमने मान लिया, ठीक है। तो ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 7 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा, तो 28 किलोमीटर हो गई। अब इसमें बोला क्या है, कितने बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी, तो यहाँ देखिए ये हमने निकाल लिया क्या, टोटल दूरी। तो पहले आप देखिए, पहले ट्रेन कौन सी चलेगी, तो ये 5 बजे वाली चलेगी, और 5 बजे वाली ट्रेन कितनी देर चलेगी, 1.5 घंटा चलेगी, 6:30 बजे तक आने के लिए, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये दूरी कितनी है, टोटल 28 है, तो इसमें से ये 1.5 घंटा चलेगी 7 की स्पीड से, तो ये 10.5 किलोमीटर तो ये चल लेगी, कितना चल लेगी, 10.5 किलोमीटर टोटल चल रही है। बचा कितना है, अब 6:30 बजे वो यहाँ तक आ गई, ठीक है, 6:30 बजे यहाँ तक आ गई, तो दूरी कितनी, इतनी तो हमारी खत्म हो गई ना, जो 10.5 किलोमीटर थी इतने चल रही है। अब ये भी ट्रेन चालू होगी और ये भी चल रही है, तो ये क्या बची आपके पास, 17.5 किलोमीटर जो दूरी बची है। एक चल रही है 8 की स्पीड से, एक चल रही है 7 की स्पीड से, टोटल दूरी बटे समय, हम सूत्र लगाते क्या लगाते हैं, दूरी बटे समय, तो दोनों दूरी को ऐड कर लेंगे, दोनों चाल को, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत चलते हुए चाल ऐड होती है, तो क्या होगा, 7 और 8 ऐड हो गई, मतलब 15 हो गया, 15 टोटल दूरी बटे चाल रख देंगे, समय ज्ञात करना है, तो यही तो हमारा फार्मूला होता है, बस आपको इसी में मान रख के इसको सॉल्व करना। देखिए 15 से तो एक बार चले जाएगा 17 में, बचा कितना यहाँ पर 2.5 बचा है, 2.5 में 15 से देंगे, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे 2/5 लिखा है, और ये लिखा है यहाँ पर कितना, ये 15 लिखा है, तो इसका जो पॉइंट हटाएंगे हम क्या लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पर देखा जैसे ये लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तो हमारा कॉमन है ही है कि 1 घंटा हो गया, और जो 2.5 है इसमें 25 बटे इसको क्या करेंगे, 150 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/6 हो गया, मतलब 1 घंटे का 1/6, देखिए 1 घंटे का 1/6, 1 घंटा तो चल ली, और 1 घंटे का 1/6 भाग और चली है, इतनी देर और चली 10 मिनट 2.5 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर मतलब 1 घंटे का 1/6, तो इसको करेंगे घंटे से भाग दे देंगे 1/6 से, तो कितना 10 मिनट और चली है, मतलब 1 घंटा और 10 मिनट चली, कितनी देर चली, 1 घंटा और 10 मिनट चली, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट।
6:30 बजे से। 6:30 बजे अब दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी, हमने क्या बोले 6:30 बजे, तो ये 6:30 बजे से उधर से आने स्टार्ट हुई और ये 6:30 बजे से इधर से आने स्टार्ट हुई। इसके बाद इनको कितनी देर लगा आपस में मिलने में, 1 घंटा 10 मिनट। तो 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7:40 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो इसको तो आप प्लस माइनस का है सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश निम्नलिखित चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपसे 5 के बारे में ही इसमें पूछा था और कुछ नहीं किया। आपको क्या बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 1 से 5 जा रहा है, मतलब 1 का वर्ग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या किया गया है, जैसे कि 5 1 में किसका गुणा करा है, 5 का गुणा करा पहले, तो ये 5 हो गया। फिर 5 में किसका गुणा करा, तो 25 हो गया, ठीक है। फिर 25 में 5 का गुणा करा तो कितना हो गया, 125 हो गया। फिर 125 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। बस आपको यही करना था, ठीक है। 1 में 5 का गुणा करा 5 हो गया, 5 में 5 का गुणा करा 25 हो गया, 25 में 5 का करेंगे तो 125 आएगा, 125 में 5 का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। 625 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया यदि साधारण ब्याज लगाया जाए, देखिए यदि साधारण ब्याज लगाया जाए तो कोई धनराशि 12 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या चाहिए। इसके लिए आपको मैंने बार बार ट्रिक बताया हूं कि आपको बस क्या करना है, n-1, ठीक है। और इसके बटे में क्या होता है, यदि वर्ष दिया हो तो दर निकलेगी और दर दी हो तो वर्ष निकलेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना बोल रहा है, दुगुना बोल रहा है, एन का मतलब होता है कितने गुना, तो ये दुगुना बोल रहा है तो एन रख देंगे। बटे में क्या दिया गया, वर्ष दिया है ना, और दर निकालना है तो वर्ष रखेंगे, दर निकल आएगी। अगर दर दी होती तो वर्ष निकल आता। वर्ष दिया है तो 12 हो गया, इंटू में 100 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1/12 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 12 से जब 100 को काटेंगे तो 8.5 बार जाता है। ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 12×8 = 96 होता है और उसके बाद 4 बटे कितना कर देंगे, 12, तो 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 की वैल्यू ये आ गई। ये हो गया आपका राइट आंसर। ये दिया है आपका 8 सही 33, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु कितने 10 वर्ष बाद, देखिए मैंने इसको बताया हूं अनुपात कितना हो जाता है 10 वर्ष बाद, 5 और 3 का अनुपात हो जाता है, कितने का, 5 और 3 का। आपको बस इस तरह से लिख लेना है। ये दिया है 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद। और बोला है जबकि 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना था, तो 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना था, 3:1 का था। आपको ये प्लस माइनस इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि आपको लास्ट में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, बाकी आपको हमेशा इसको एड ही करना है, घटाना जोड़ना नहीं है। हमेशा क्या करना है, जोड़ना ही है। अब इसमें क्या करते हैं, अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा। तो देखिए हमेशा क्या होगा, जैसे 3 तरह का 9 हो गया, ठीक है, 9x माइनस 5 × 5 हो जाएगा, ये x हो गया 5x। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 2। वही ये दोनों को ऐड करके गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया। इस तरह से कितना, इसके बीच का अंतर और इन दोनों को ऐड करके गुणा करना है। यहाँ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, 40 हो गया। तो x बराबर से कितना निकल आया, 10 निकल आया, ठीक है। x बराबर से कितना निकल आया, 10 निकल आया। इस 10 का गुणा इनमें करेंगे क्योंकि अनुपात 1 से हमने माने थे, तो इनका क्या हो जाएगा, 1 की निकल आई है 50 वर्ष और 1 की निकल आई है 30 वर्ष, ठीक है। 50 और 30 निकल आई। परंतु देखिए पहली शर्त क्या बोला था कि पिता 10 वर्ष बाद की बोला था, कब बोला था, 10 वर्ष बाद की बोला था। तो ये आयु हमारी 10 वर्ष बाद की निकली है। हमेशा पहली वाली शर्त देखना, जब अगर पहली वाली शर्त दी रहे तो उसे लागू करना, ठीक है। पहली क्या दी है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का रेशो है, तो हमने क्या करा, ये रेशो में किया, ये 10 वर्ष बाद का रेशो है, तो हमें वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 10 घटाना पड़ेगा ना। तो ये 10 घटा देंगे, तो ये 10 घटाएंगे इसमें से, ठीक है। 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, रेशो 20 हो गया। कितना हो गया, 40 और 20 के अनुपात में हो गया, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 40 और 20। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पुत्र और पिता की, तो पुत्र की आयु पहले लिखेंगे 20 और पिता की कितनी हो गई, 40 हो गए। काट देंगे दोनों को 20 से, तो 1 और 2 का अनुपात निकल आया, ठीक है। कितने का, 1 और 2 का अनुपात निकल आया। राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 का राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है एक आदमी अपने धन का 1/3 अपनी पत्नी को, इसको मैं 2 तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा, जैसा आपको लगे वैसा उचित कर लेना। एक आदमी अपने धन का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, ठीक है। उसके पास धन है, कितना धन है, टोटल 1 धन है, माना कि 1 है, ठीक है। अब उसमें से 1/3 किसको दे दिया, अपनी पत्नी को दिया, ठीक है, अपनी पत्नी को दिया।
एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बचा कितना, तो हम एक में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, तो 3 एकम 3, आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 3 एकम 3 और ये 3 हो जाएगा और माइनस 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा ना। इसका करने पर क्या बचा, 2/3 बच गया। मतलब ये तो इसको दे दिया 1/3, तो बचा कितना, 2/3 बचा। और शेष का बोला ना, तो शेष 2/3 बचा है का 1/4 का 1/4 बोला है, अपने पुत्र को देता है। किसको देता है, पुत्र को दे देता है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 बार चले जाएगा। ये कितना हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया ना। अब बोला है जो धन ले लिया, ठीक है, 1/6, ये बोला है कि 1/6 इसको मिल गया है। तो यहाँ देखिए 2/3 था, 2/3 का 1/6, मतलब माइनस करेंगे ना, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम इसको। तो अब इसमें हम 2/3 का शेष भाग निकालेंगे। देखिए 2/3 में से इसने 1/6 भाग दे दिया इसको, पुत्र को। इसका 2/3 का 1/4 भाग दिया, मतलब 1/6 भाग इसको दे दिया। तो इसमें से देखते हैं 2/3 था हमारे पास, मेन भाग कितना था, 2/3 जो इधर से शेष बचा था। और इसमें से भी 1/6 इसको दे दिया। मतलब यहाँ का बचा, एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये कितनी बार चले जाएगा, 4 - 1, ये कितना हो गया, 3/6 भाग किसको मिला है, यहाँ पर 1/6 तो इसको मिल गया है। बचा कितना है, 3/6 भाग बच गया है शेष, ठीक है। इस 3/6 भाग में से शेष 2/5 भाग किसको दिया, बेटी को दिया। तो ये 3/6 हो जाएगा, ठीक है। 3/6 का कितना बोल रहा है, 2/5 भाग किसको दे दिया, बेटी को दे दिया। तो इनको हम सॉल्व करके देखिए, 3 दूआ 6 से 6 कट जाएगा। बेटी को कितना दिया, 1/5 भाग दिया। कितना दिया, बेटी को 1/5 भाग दिया, किसका, 3/6 का। तो 3/6 जो हमारे पास इसमें शेष बचा हुआ था, उसमें से 1/5 इसको दे दिया, 1/5 इसको दे दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए शेष भाग जितना बचेगा इसको हम घटा रहे हैं, 3/6 था, 3/6 में से 1/5 इसको मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें जो शेष बचा होगा वही तो शेष बच रहा है जो 3000 के बराबर है। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 30 हो गया एलसीएम। ये कितनी बार चले आ गया, तो 5 बार, तो ये कितना हो गया, 15। और इधर कितना हो गया, 6, तो ये कितना हो गया, टोटल 9/30 भाग कितना बच गया, शेष बच चुका है। 9/30 भाग जो बचा है वो 3000 के। तो देखिए दोस्तों, जो 9/30 है वो किसके बराबर है, तो 9/30 यहाँ बताया गया है किसके बराबर है, तो 9/30 है हमारा 3000 के बराबर। किसके बराबर है, 3000 के बराबर। किसके, 3000 के बराबर है। तो अब इसे हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 से काटे तो ये कितनी बार चल जाएगा, 10 बार चल जाएगा। ये 3 से कितनी बार, 3 बार चल जाएगा। और ये 3 से कितनी बार, 1 बार चले जाएगा। इस 10 का इधर गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो टोटल संख्या कितनी थी, टोटल रुपए उसके पास कितने थे, तो 10,000 रुपए थे। ये इसका राइट आंसर होगा। टोटल रुपए कितने थे, 10,000 रुपए थे। अब ये हमारी पहली मेथड थी। मैंने बोला था आपको 2 मेथड से बताऊंगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। देखिए ये रहा नेक्स्ट टाइप, हम कैसे बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और आपको बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लिए हमने इसे रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया है। देखिए यहाँ पर इसे आपको क्या करना है, सेकंड उससे बताऊंगा, जो आपके लिए डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इतना आपको माइनस प्लस बहुत ज्यादा करना पड़ा इसमें, परंतु ये वाली देखिए आपको बस एक चीज मानना होगा इसमें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या माना, यहाँ बोल रहा है एक आदमी अपने धन का 1/3 में किसका भाग जाएगा, 100 का भाग जाएगा। 100 मानेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या मान लेंगे, 120 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 120 मान लिया कि उसके पास टोटल धन कितना होगा, 120 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा, ठीक है। अभी हमें सिर्फ हमने माना है कि 120 के बराबर होगा, तो 120 का वो क्या बोल रहा है, 1/3 भाग किसको दे रहा है, तो 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे रहा है। मतलब कि 1/3 कितना हो गया, इसका 40 निकल आया, तो 40 भाग किसको दिया, अपनी पत्नी को दिया, ठीक है। किसको दे दिया, पत्नी को दे दिया। बचा कितना इसमें, 80 बच गया। शेष बोला ना शेष भाग का, अब बचा कितना, 80। और 80 का कितना, 1/4 भाग किसको दे दिया, 80 का 1/4 भाग अपने पुत्र को दे दिया। मतलब कि इसमें से कितना दे दिया इसने, 20 किसको दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, ठीक है। अब कितना बच गया, यहाँ पर 60 बच गया है। तो 60 का देखिए, 60 का कितना बोला है, 2/5 अपनी पुत्री को दिया। कितना, 2/5 इसका दे दिया, शेष का 2/5 इसको दिया। मतलब 5 से 12 बार जाएगा, मतलब इसको कितना दे दिया, 24 दे दिया। कितना दे दिया, 24 पुत्री को दे दिया। तो यहाँ कितना बच गया, 36 बच गया ना। कितना बचा, शेष 36 बच गया। शेष 36 किसके बराबर है, शेष जो 36 है वो इसके बराबर है ना। शेष 36 किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया, शेष 36 क्या है, इसके बराबर है। तो हम जब 100 लेता तो यहाँ क्या करते हैं, 100 के टाइम
यहाँ पर हम परसेंट लगा के लिखते हैं ना, जो 36% बताए हम उसे फुल 100 मानते हैं, तो हमने इस समय क्या माना है 120 माना है। तो ये जो परसेंट होगा इसका क्या लिखाएगा, नीचे 100 ना लिखाते हुए कितना लिखाएगा 120 लिखाएगा। ठीक है, कितना लिखाएगा 100 नहीं लिखाएगा 120 लिखाएगा, क्योंकि हमने 100 नहीं माना 120 माना है। तो इसके बराबर क्या होगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना और आपका गणित बहुत सरल हो गया। ठीक है, देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक बार 12 से काटेंगे तो ये 10 बार चले जाएगा, 12 से काटेंगे तो ये 3 बार चले जाएगा। अभी ये हम इसको सेट ले आते तो ये 3000 है। ठीक है, 3000 है, ये 10 का इंटू ऊपर हो जाएगा और 3 जो है नीचे ले आएंगे तो ये देखिए कितनी बार कटेगा, इससे 1000 बार कटे आएगा और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया 10,000 हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और एक उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, परंतु आप 120 मान के करेंगे। 120 कब मानेंगे, जब 1/3 दिया होगा। अगर 1/2 दिया होता तो 100 ही मानते हैं, परंतु 1/3 क्या होगा 120 से कटे आएगा, इसलिए 120 माने। 100 से 130/3 नहीं कटेगा, पॉइंट पे कटेगा, बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए आप सरल माने। और लास्ट में इतना ध्यान दें कि ना 36% बटे में क्या रखे 120 रखे, 100 ना रखे, क्योंकि हमने माना कितना 120 को 100% माना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय का 3 गुना है। तो ये लिखिए रूबी की आय, ठीक है, ये हो गया, और गायत्री की आय, ठीक है, क्या हो गया गायत्री की आय। तो मतलब बोला गया है रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय के 3 गुना है, तो ये हमने 3 गुना कर लिया है। गायत्री की मासिक आय प्रिया की मासिक आय से 15% ज्यादा है। क्या बोला गया है, तो ये गायत्री हो गई और ये हो गई आपकी प्रिया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि गायत्री की मासिक आय प्रिया की मासिक आय से 15% ज्यादा, मतलब इसकी 100 होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी। इनका अनुपात करेंगे तो 5 से काट देंगे, ये 23 पंजे 115 होता है, जो 20 पंजे 100 होता है। इनका अनुपात क्या निकला है 20 और 23 का निकला, क्या निकला 20 और 23 का। अब बोल रहा है कि प्रिया की मासिक आय कितनी 32,000 रुपए है। तो ये देखिए 20 अनुपात के बराबर कितना दिया है 32,000 दिया है, तो एक अनुपात के बराबर हम निकाल लेंगे, कितना बोला गया है, तो एक अनुपात बराबर से कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, 32 को काटेंगे तो 16 से चले जाएगा, मतलब एक की वैल्यू कितनी निकली है 16 निकली है। तो हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो गायत्री की निकल आएगी, 16 का 23 में गुणा करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा पहले, तो 23 छंग कितना होता है, तो 23 छंग 138 होता है, हासिल का 13 हो गया, 23 से कम 23 और 13 कितना हो गया 36 हो गया। तो ये किसकी निकली आई गायत्री की निकली आई है, ये किसकी निकली है गायत्री की निकली है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये गायत्री की आय रखेंगे तो गायत्री की आय कितनी है यहाँ पर 36,800 टोटल गायत्री की आय हो गई। अब इसका 3 गुना क्या है रूबी की आय है, तो रूबी की आय बताना हमें, तो इसका 3 गुना करेंगे, तो इसका 3 गुना करेंगे, देखिए 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 3 24 हो गया, हासिल का 2 हो गया, 6 3 18 और 2 20 हो गया, फिर क्या हो गया हासिल का 2 हो गया, 6 3 का 9 और हासिल का कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, डबल से एक बार गुणा कर लेते हैं तो हमको लगता है, देखिए 3 का 0 हो गया, फिर 3 का 0 हो गया, 6 3 कितना हो 8 3 24 हो गया, हासिल का 2 हो गया, 6 3 18 और 2 20 की 0 और 3 का 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा ये निकली आई है इसकी मासिक आय निकली, क्या निकली मासिक आय का रेशो ये दिया था, यहाँ पूछा क्या है वार्षिक आय क्या होगी, तो इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 12 का गुणा करेंगे तो वार्षिक आय निकल आएगी। देखिए 12 का शून्य 12 का शून्य 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, और फिर 12 एकम 12 की 2 हासिल का 1 और 12 एकम 12 और 1 13, ये निकल आया है। ठीक है, इसकी वार्षिक आय कितनी निकली है 13,24,800 निकली है, ये रहा 13,24,800, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है एक माली 17,956 पौधों को इस तरह से लगाता है कि जितने पेड़ उतने ही पंक्तियां में लगने देता है। देखिए जितने पेड़ है उतने ही पंक्तियां है, ठीक है, जितने पेड़ उतने ही पंक्तियां, मतलब यहाँ क्या बन रहा है एक वर्ग बन रहा है। जैसे मैंने गंज बार आपको बताया हूँ जितने भी सेट में सॉल्व हुए होंगे ऐसे क्वेश्चन, ये सब 3 पेड़ है और 3 पंक्तियां, 3 पेड़ है तो 3 पंक्तियां बनना चाहिए, मतलब ये 3 पेड़ और 3 पंक्तियां, इधर भी 3 पेड़ 3 पंक्तियां 3 पंक्तियां, तो टोटल क्या बात की गई है 3 का स्क्वायर की बात की गई है कि 9 पेड़ होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3 पंक्तियां ऐसी भी होना चाहिए, 3 पेड़ ऐसे भी, 3 पेड़ ऐसे भी, 3 पेड़ ऐसे भी, 3 ऐसे भी, 3 ऐसे भी, तो टोटल 9 पेड़ लगेंगे ना, 9 पेड़ लगेंगे इसमें, तो ये 3 का वर्ग हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो 1756 है 17,956 ये किसी ना किसी का तो वर्ग होगा। अब देखिए किसका वर्ग होगा, तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको मैंने वर्ग निकालने की ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसे देखिए 3 अंकों वाला, तो 2 अंकों वाला भी अपलोड कर दिया हूँ, उसे भी देखिए। 3 अंक का वर्ग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा
ये किसका वर्ग होगा, तो इसको निकाल सकते हैं। या तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ आप वर्गमूल जो निकालते हैं तो ये देखना है किसके टेबल में आता है, ये किसके टेबल में आता है लास्ट में 6, या तो 4 के में आएगा या तो 6 के में आएगा। उसके बाद एक अंक छोड़ देते हैं, किसको छोड़ देते हैं, एक अंक को काट देते हैं। इसके बाद ये देखना है कि ये किसके टेबल से छोटा है, किसके टेबल से छोटा है, 14 के टेबल से छोटा है, मतलब ये क्या होगा 13 आएगा। क्या लिखा आएगा, इसलिए आएगा 14 से टेबल से छोटा है तो 13 लिखा आएगा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे, और ये 13 लिख देंगे। या तो वो इसका वर्ग होगा या तो इसका वर्ग होगा, इन दोनों में से किसी का वर्ग होगा। तो अब हमें तो क्या इनका वर्ग निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्ग हेड़ने से अच्छा आप 135 का निकालिए। ठीक है, 135 का वर्ग निकालिए। अगर 135 से संख्या कम होगी तो 134 का होगा, 135 के वर्ग से ज्यादा होगी तो 136 का होगा। तो 135 का वर्ग 5 जिस डिजिट में, जिस अंक में, जिस संख्या में लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग निकालने की ट्रिक क्या है, आपको 5 का वर्ग करना है। कभी भी क्या करना है, पहले 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 13 रहेगा तो 13 के बाद वाली दोनों संख्या होगा। जैसे 13 है तो 13 के बाद इन दोनों का गुणा करके लिख देना है, बस निकल ही आएगा। तो 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है। 169 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 182 होगा। तो ये हो गया ना, इतना निकला 18,225, और ये तो 17,000 है, मतलब ये क्या होगा 34 का वर्ग होगा, 134 का क्या होगा वर्ग होगा। और अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप देखिए 134 का वर्ग निकालने की ट्रिक भी मैंने बताया हूँ कि आपको क्या करना है, कभी भी 3 अंकों की ट्रिक निकालना है तो लास्ट की सिर्फ ये 2 अंक से मतलब रहेगा, आपको किसी और अंक से मतलब नहीं आपको। तो 34 का वर्ग कितना होता है, 1156 होता है। तो इसमें देखिए 1156 निकला, तो हमें लास्ट के 2 अंक लेना है। पहले 2 अंक हम यहाँ लिख लेंगे, जो हासिल करेगा। ठीक है, 2 अंक लिख लिए। अब इसका ही 2 गुना कर देना, 34 का 2 गुना कितना होगा 68 हो जाएगा, और 68 और 11 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो ये 79 लिख दिए, और एक को वैसे के वैसे उतार देना, ये निकल आया इसका वर्ग। यही तो पूछा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है एक बल्लेबाज के पास एक बल्लेबाज के 57 पारियों को औसत कितना दिया गया है, औसत रन दिया गया है 57 पारियों का 58 दिया है। ठीक है, हम इसका योग निकाल लेंगे, टोटल इससे क्या निकलेगा, योग निकलेगा। वह 7 पारियों में 0 रन पे आउट हो जाता, मतलब 7 पे तो क्या हो गया 0 पे आउट हो गया, उसके शेष पारियों का औसत रन बताइए। देखिए 57 और 58 का गुणा करेंगे, तो हम इसका पहले गुणा कर लेते हैं, ये 58 और 57 का। तो 8 सत्तू कितना हो जाएगा 56, हासिल का कितना हो गया 5 हो गया, 8 पंजे 40, और 5 कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, इतना ही होगा ना, 8 7 56 और 8 पंजे 40 और 5 कितना हो गया 45 हो गया। और देखिए 7 पना 35, हासिल का 3 55 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया। इनको जब करेंगे 6 शून्य और एक हासिल का 13 और एक हासिल का इधर कितना हो गया 33,06 निकला है। ठीक है, परंतु 7 पारियों में तो उन्होंने क्या करा है 0 रन बनाया, तो इस 7 पारियों को उन्होंने हटा दिया है। टोटल कितनी पारी बची 57 पारी थी, जिसमें से 7 में तो उन्होंने 0 बनाया। तो उन्होंने पूछा उसकी शेष पारियों में, जो 7 पारी छोड़ दे रहे इसमें कितनी अब पारी बच गई 50 पारी। तो 50 पारी से डायरेक्ट इसमें भाग देना है, तो औसत निकल ही आएगा। देखिए 50 पारी से मैं इसको भाग देने की ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। बस आपको इसका 2 गुना करके 2 अंक से पहले 0 लगा देना, उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, 12 हो गया, और ये हो गया इसका राइट आंसर। देखिए भाग कितने आसान से दे दिए इसका, इस तरह से देना। ये कैसे दिए देखिए मैं बताता हूँ। अगर किसी भी अंक में जैसे बोल दे 3 3 0 6, इसमें अगर 5 से भाग देना है तो 5 से भाग देना है, तो क्या करना होगा 5 से भाग देने के लिए बस ऊपर वाली संख्या को क्या करना है 2 गुना करना है। तो ऊपर वाली संख्या क्या हो गई 2 गुना हो गई, ये लिखे। और बस अगर 5 अकेले है तो एक को लगाना है, क्या लगाना है 1 दशमलव लगा देना है 1 अंक के पीछे से। परंतु यहाँ 10 भी था तो इसके कारण हमने क्या लगा दिए 2 अंक के पीछे लगा दिए थे। अब ये कैसे होता, तो देखिए हमने इसको डायरेक्ट क्या करे 10 बना लिए, इसमें 2 का गुणा करे, इसमें भी 2 का गुणा करे, तो ये नीचे 10 हो गया, जिसके कारण इनके अंक के पहले दशमलव लग गई। आप इसको काटोगे 6 पंजे 30, फिर 3 बचा, फिर 6 5 30, फिर 6 बचा, फिर 1 बचा, फिर दशमलव में निकालोगे, बहुत लंबा कटेगा ना। बस 2 गुना करो और 1 दशमलव लगा देना, और कुछ नहीं करना, इतना सरल काटना आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो सबसे छोटी भिन्न की एक ट्रिक मैंने बताया हूँ, अब हेड़ा हूँ, देखिए निकाल चुका हूँ। जब से छोटी भिन्न निकालना हो तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने निकाला हूँ। देखिए यहाँ पर 843 हो जाएगा, और ये हो गया, क्योंकि बहुत जगह ये छोटी ट्रिक क्या है लागू नहीं हो रही थी। मैंने अदर जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कराया उसमें छोटी छोटी जो ट्रिक थी कि छोटी भिन्न निकालने के लिए ट्रिक है वो लागू नहीं हो रही थी, परंतु अब ये हर जगह लागू हुई है। लास्ट में आपको इनके क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, ठीक है।
यहाँ देखिए, अब इसमें आपको बस ये देखना है कि इनमें सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले आपको उस पर फोकस करना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, ठीक है। और इनके बीच का अंतर देखना है, इनके बीच का अंतर भी सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ा अंतर अगर है तो वही सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ा अंतर अगर उसी दोनों में निकल आया तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए बड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर तो बस यही आएगा जो सेकंड नंबर का है, ये होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यही है और इनके बीच का बड़ा अंतर भी है, तो वह छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो है वो बायो की क्लासेस भी चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके जो नया लेवल है, आपका जो अभी ट्रेंडिंग में लेवल चल रहा है, अभी कौन सा लेवल चल रहा है, हाईएस्ट लेवल चल रहा है साइंस में, उसी लेवल से आपको बताऊंगा। और एक एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे लास्ट में, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।